नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, कोर मेंबर ईएमसी टीम, स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के पहले व सीरीज के 17वें डिजिटल लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरैक्शन में। आज के सेशन के हमारे मुख्य अतिथि हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम व एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी। हमारे साथ आज के सेशन के एंटरप्रेन्योर पद्मश्री मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी के साथ जुड़े हुए हैं जूम कॉल पर। हमारे स्कूल के बच्चे, डॉक्टर रीता शर्मा मैम, एडिशनल डी स्कूल्स, ईएमसी टीम डायरेक्टर डॉक्टर सपना यादव मैम, ईएमसी कोर टीम के सभी सदस्य व बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं व पूरी हैप्पीनेस करिकुलम टीम को, क्योंकि आज हैप्पीनेस करिकुलम के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके चहेते दिल्ली के डिप्टी सीएम व एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की है। हर बच्चा अपनी मंजिल को पाले, यह सर का सपना है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की वर्तमान रूपरेखा से लेकर ईएमसी सर की सोच की देन है। सर को आमंत्रित करना चाहता हूं हम सबके साथ इंटरेक्ट करें। सर आप म्यूट पर हैं। Thank you, Rakesh. Thank you very much for this introduction. And हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के हमारे मेहमान, हमारे इस प्रोग्राम के इंस्पायरेशन संजीव भाई, मैं अपने सभी बच्चों की तरफ से और टीचर्स की तरफ से आपको सबसे पहले बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए आप सहमत हुए। यकीन मानिए हमारे ये बच्चे बहुत होनहार हैं। इनके साथ मैंने काम किया है पिछले 6-7 साल में और ये देखा है कि अगर थोड़ी सी कोई उंगली पकड़ के चलने की इनकी सहायता कर दे तो ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के बारे में आपसे बहुत बार चर्चा हुई है, इसलिए मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों में, जो खासतौर से क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ प्रोग्राम होता है, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। वो चाहे स्लम्स में रहते हों, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हों, फ्लैट्स या कोठियों में रहते हों, लेकिन हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं समाज में एक स्वीकृति की जरूरत है और साथ साथ में इस बात की जरूरत है कि उस टैलेंट को खुल के रिस्क लेके इस्तेमाल करने का सपना देख सकें और रिस्क लेने के लिए ये तैयार हो सकें। इतना मेरी कोशिश है इस एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के माध्यम से। इसीलिए मैं कोशिश करता रहा हूं कि हमारे इन बच्चों को देश के, दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने रिस्क उठाया, अगर रिस्क नहीं उठाते तो एक सामान्य नौकरी कर रहे होते किसी कंपनी में या किसी सरकार में, रिस्क उठाया और आज हजारों लाखों लोगों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नौकरी का जरिया बन गए हैं। ऐसे लोगों से मिलवाने की मैं कोशिश करता रहता हूं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती रहती है। आज भी जब आप बच्चों से बात करेंगे, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि वैसे तो संजीव जी के बारे में मैं जितना कहूं कम पड़ेगा। आज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की हम जब बात करते हैं तो इनके माइंडसेट के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं कहकर यहाँ आपकी बातचीत का वो रस खत्म नहीं करना चाहता हूँ या कम नहीं करना चाहता हूँ जो आप उनके साथ बातचीत के दौरान उनको समझेंगे। तो इसलिए जानबूझ के मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं उनके बारे में कोई ऐसी चीज रिवील करूं जो वो खुद अपने मुंह से आपके साथ, आपके किसी प्रश्न के जवाब में वो देना चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संजीव जी एक देश का ऐसा नाम है जिन्होंने नौकरी देने वालों और नौकरी ढूंढने वालों दोनों को प्लेटफॉर्म दिया है। नौकरी ढूंढ रहे जब आदमी निकलता है तो वो भी संजीव जी के काम का फायदा उठाता है, और एक समय ये नौकरी करते थे, एक समय ये भी कहीं नौकरी करते थे। कहाँ करते थे मैं चाहूंगा वो खुद बाद में बताएं, लेकिन एक समय ये भी नौकरी करते थे और नौकरी करते करते फिर इन्होंने अपना काम एक शुरू किया और उस काम के करते करते आज देश ही नहीं दुनिया भर में नौकरी देने वाले भी इनके काम का फायदा उठा रहे हैं और नौकरी लेने वाले भी इनके काम का फायदा उठा रहे हैं। मैं ज्यादा
रिवील नहीं करूंगा संजीव भाई। मुझे पता है आप जिस अंदाज से बच्चों से बात करते हैं और जिस अंदाज से करना चाहते हैं उसमें आप रखना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बट हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे जब पढ़ के स्कूल से बाहर निकलें, किसी कॉलेज में जाएं या खुद अपना कोई काम करना शुरू करें, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता डेवलप हो, उनको लगे कि रिस्क लिया जा सकता है और रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क करके अगर हम लेके आके बढ़ेंगे तो सफलता आसानी से मिलती है, सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगा, ये बहुत प्यारा हमारा कार्यक्रम है और मेरे दिल के सबसे करीब पाठ्यक्रमों में से एक है, सब्जेक्ट्स में से एक है जो हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। कोविड के चक्कर में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट उस तरह से हुआ जैसा हम चाहते हैं, जैसा रेगुलर स्कूल चलते हैं वो हर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि संजीव जी ऐसे आदमी हैं जिनसे आप खोल के सवाल पूछिएगा। आपके जहन में जो सवाल आता है नौकरी करने को लेके, अपना कोई बिजनेस करने को लेके, रिस्क करने को लेके, लाइफ में समझने को लेके, जो सवाल आपके मन में आता है पूछिएगा जरूर। ये बहुत बेबाकी से आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू संजीव जी एंड थैंक यू वेरी मच for all the students. Thank you, Manish ji, for those wonderful words. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने जा रहे हैं जिनकी जर्नी को जब मैंने गहराई से पढ़ा और समझा तो मुझे उनकी कोशिश और बिना डरे कुछ कर दिखाने का जज्बा दिखा। आइए जानते हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर पद्मश्री श्री संजीव बिखचंदानी जी, जो InfoEdge Naukri.com के फाउंडर हैं, जो हमारे देश की लीडिंग जॉब साइट्स हैं। इसके साथ साथ सर जीवनसाथी.com, 99 एकर्स और शिक्षा.com जैसी नई सोच को भी हमारे सामने लाए हैं। इनकी कंपनियों पर हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। ये पहले लोगों को शिक्षित करते हैं, फिर उन्हें नौकरी दिलाते हैं, व उसके बाद उनकी शादी कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की कंपनियों पर है और जो उनकी कंपनीज बखूबी निभाती हैं। पद्मश्री की उपाधि के साथ साथ संजीव जी को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड, डाटा क्वेस्ट, पाथ ब्रेकर अवार्ड, टीचर अचीवमेंट अवार्ड फॉर बिजनेस एंड मैनी मोर। ही इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेट CEOs। आइए सर की जर्नी से रिलेटेड एक वीडियो हमारी टीम ने जो बनाया है उसे देखते हैं। आई रिक्वेस्ट माई टीम टू प्ले द वीडियो। थैंक यू सो मच। अब और देर ना करते हुए हम सर को आमंत्रित करते हैं। अब मैं अपने सभी बच्चों से कहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें, और सभी बच्चे जो हमारे साथ YouTube लाइव में जुड़े हुए हैं वे अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं प्रियंका का। प्रियंका, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और मेरा आपसे यह सवाल है कि आप जब हमारे जैसे ही स्कूल में थे तो आप कैसे स्टूडेंट थे तथा आपके सपने क्या थे और आप क्या बनना चाहते थे? थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। जब मैं क्लास 10 में था, एक तो
मेरा जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। माय फादर वो डॉक्टर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट थे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। तो मेरी उम्र अभी 58 साल की है, बट मोस्टली मैं दिल्ली में रहा हूँ शुरू से। केवल 4 साल मैं दिल्ली के बाहर रहा हूँ। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो अमीर नहीं होते हैं, जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं होता है घर पे, वो अपने बच्चों को बोलते हैं भाई पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, कॉलेज में एडमिशन हासिल होगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे एंड अच्छी नौकरी ढूंढो। फिर तो हमारी जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और जो ऑल द कॉन्वर्सेशन एट होम, जो बात होती थी वो उसके मुताबिक होती थी। वो दोनों साइड से, मेरे मदर की साइड से, फादर की साइड से, वी वर रेफ्यूजी फैमिली फ्रॉम सिंध, सेटल डाउन इन दिल्ली, दिल्ली में आके बस गए। अब तो जो मेरे जो सपने थे उस समय, भाई अच्छे स्कूल में फादर ने भर्ती किया। वो स्कूल में पढ़ाई बहुत होती थी, तो हमने पढ़ाई की थोड़ी बहुत। मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं था। मेरा बड़ा भाई था, 7 साल से बड़ा था, उसी स्कूल से, एंड वो हमेशा फर्स्ट आता क्लास में, और मैं पूरी जिंदगी में अपनी क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया। लेकिन मतलब कि मेरे में काबिलियत थी, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं करता था पढ़ाई में, मैं गेम्स में ज़्यादा फोकस करता था। तो इसलिए मैं पढ़ाई में अच्छा कर सकता था, लेकिन जब एग्जाम इंपॉर्टेंट होते तब मैं करता अच्छा। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम आ गया, मेरे अच्छे नंबर आए, क्लास 10 में भी, क्लास 12 में भी, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी अच्छे नंबर आए, तो मेरे को एडमिशन मिल जाती थी। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं था कि 12 साल में, तो मैं पढ़ाई करता था, मैं करने के काबिल था, बट कभी फर्स्ट नहीं आया। लेकिन मैं, हर बच्चा डे ड्रीम करता है, मैं भी डे ड्रीम करता था, अभी भी करता हूँ। तो जब मेरी उम्र 10 साल की थी, मुझे याद है मैंने वो राजेश खन्ना की पिक्चर आई थी, हिट पिक्चर हाथी मेरे साथी। तो पहली जो पिक्चर मैंने देखी सिनेमा हॉल में थी, उस जमाने में टीवी था, एक चैनल, हमारे घर पे टीवी नहीं था, बट एक कम लोगों का टीवी था, राइट। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी, वो तो पेरेंट्स बोलते थे कि साहब फिल्में मत देखो, फिल्मों से ध्यान पढ़ाई से अलग होता है, अब पढ़ाई करो। तो फिल्म हम देखते थे 3-4 महीने में एक बार। तो इट वॉज अ बिग ट्रीट कि साहब हम आके सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। तो अब मैंने वो पिक्चर देखी हाथी मेरे साथी, तो मेरा ड्रीम बन गया मैं बड़ा होकर राजेश खन्ना बनूंगा। बट देखिए सपने कई होते हैं। तो 1 साल बाद मैंने सुनील गावस्कर को टेस्ट क्रिकेट में टीवी पे देखा, वो सेंचुरी बनाए थे, मैं बड़ा होकर सुनील गावस्कर बनूंगा। तो इस तरह सपने बदलते गए, मोस्टली अनरियलिस्टिक। लेकिन जब मैं 12 साल की उम्र था या 13 साल की उम्र था, तो मुझे लगा कि साहब मुझे शायद कभी अपनी कंपनी चालू करनी चाहिए। ख्याल आया। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के कदमों में चलते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि मैं और कुछ कर लूं, मैं वो नहीं करूंगा, राइट। तो मैं दूसरी श्रेणी में था कि साहब माय फादर इज अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं सरकार नहीं ज्वाइन करूंगा, कुछ अलग करूंगा। तो अब वो एलिमिनेट करते करते मुझे ख्याल आया कि शायद मैं अपनी कंपनी चालू करूं कभी की। तो जब मैं क्लास 11-12 में था, तब तक मैंने एक तय कर लिया था कि कभी ना कभी लाइफ में अपनी कंपनी चालू करूंगा। अब कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी, क्या बिजनेस, कब करूंगा, पैसे कहां से आएंगे, कोई मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन ये एक फजी सा गोल कि कभी ना कभी मैं अंतर्मन बनूंगा, ये था। सो आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, मैं बहुत बढ़िया नहीं था पढ़ाई में, मैं टॉप पे नहीं आता था, बट आई वॉज जस्ट बिलो द टॉप। आई वॉज, अगर तो मेरी पूरी 12 साल में हमारे क्लास में 45 बच्चे थे, राइट। और उस समय आई डू नॉट नो अभी आजकल स्कूल में क्या होता है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में हर एक बच्चे को रैंक मिलता था, भाई तुम्हारा रैंक ये है क्लास में, राइट। तो माई बेस्ट रैंक, मेरी जो बेस्ट रैंक थी क्लास 7 में थी,
I was ranked 5. My worst rank was 32. तो मैं 5 और 32 in a class of 45 के बीच में था. But typically 10th 11th rank पे था. So top 25% of class में था, but never at the top. So capable of being a good student, but never a great student. I don't know आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला. थैंक्स सर, मिल गया. थैंक यू सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम राहुल से. राहुल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए बेटा. नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल कुमार झा है. मैं गवर्नमेंट स्कूल में 12th स्टैंडर्ड का आर्ट्स स्ट्रीम से छात्र हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक क्वेश्चन आपके बारे में पढ़ा था कि आपने जो शुरुआत जब अपनी कंपनी की थी 2000 रुपये से गवर्नमेंट मतलब क्वार्टर में, वहां से और इन्फो एस का सफर के बारे में हमें बताइए कुछ कि कितना कठिन रहा ये सफर और क्या क्या परेशानियां आई इस बीच में और आपने कैसे उन सबको डील किया. ठीक है, देखिए मैंने अपनी कंपनी पहला ऑफिस जो था हमारा वो सर्वेंट क्वार्टर पे था, बट मेरे पिताजी का घर था, हम वहीं रहते थे इन ट्रांस रमना ईस्ट दिल्ली में, स्वास्थ्य विहार में. एंड वो सर्वेंट क्वार्टर मैंने अपने फादर से किराए पे लिया. 800 रुपये किराया देता था मैं उनको, और वहीं से हमने चालू किया. एंड देखिए पैसे ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए लेकिन मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, बायोडाटा ठीक था मेरा. तो पहली चीज़ मैंने की कि भाई जब मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मैं सैटरडे संडे को मैं शायद किसी मैनेजमेंट स्कूल में, बिजनेस स्कूल में दिल्ली के आसपास मैं वीकेंड्स में पढ़ा लूँ, ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं कि आई कैन कि कुछ मेरे को इनकम मिल जाए थोड़ी बहुत, 2-2.5 हज़ार रुपये महीना. तो क्योंकि मैं IIM अहमदाबाद से था, कई बिजनेस स्कूल ने मेरे को चांस दिया. IMT गाजियाबाद ने चांस दिया, टाइम स्कूल ऑफ मार्केटिंग ने चांस दिया, कई और स्कूलों ने चांस दिया मुझे. तो मैं वीकेंड्स पे पढ़ाता था, थोड़े पैसे कमाता था, और वीकडेज पे मैं अपना बिजनेस चालू करता था. तो मैंने जो पहला प्रोडक्ट हमारा था वो था सैलरी सर्वे. क्या था कि कंपनियां लोगों को हायर करने के लिए तनख्वाह देती हैं. अब जो टैलेंट होता है वो मुश्किल से मिलता है, राइट. तो कंपनीज को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि साहब मैं कितनी तनख्वाह दूं किस पोजीशन के लिए, ताकि मेरा ऑफर कंपेटिटिव हो मार्केट में, ताकि मैं टैलेंट अट्रैक्ट कर सकूं, लोग मेरे साथ काम करना चाहें. तो हमने एक सैलरी सर्वे किया और वो बेचना चालू किया. उससे जो पैसे आए, देन हमने फिर फर्नीचर लिया, कंप्यूटर लिया, एक टेलीफोन लाइन ली. उस समय टेलीफोन के लिए 8 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी. कोई मोबाइल फोन नहीं था. क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे, उनको एक फोन मिला हुआ था, तो वहां से मैंने एक्सटेंशन खींचा सर्वेंट क्वार्टर में. और वो भी उस समय क्वाइट ऑनेस्टली वो शायद लॉ के मुताबिक नहीं था. यू आर नॉट अलाउड टू टेक एन एक्सटेंशन. हमने ले लिया एक्सटेंशन सर्वेंट क्वार्टर में, और इस तरह से कुछ जुगाड़ करते करते हमने चालू किया. तो शुरू में मुश्किलें बहुत आई कि साहब पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, हम सर्वेंट क्वार्टर में थे. कंप्यूटर हमने सेकेंड हैंड लिया, फर्नीचर सेकेंड हैंड लिया. तो बटोरते बटोरते पैसा हम आगे चले. एंड 7 साल मैंने कई छोटी छोटी चीजें की. और 1997 में हमने Naukri.com लॉन्च किया. हमने क्या किया कि हम देश भर के अखबार और मैगजीन हमारे ऑफिस में लाए हर हफ्ते, और जो अपॉइंटमेंट एड्स थे उसमें, वैकेंसी एड्स, जॉब की जो इश्तिहार थे, उसको हमने वेबसाइट डालना चालू कर दिया. तो इट बिकेम वन सेंट्रल प्लेस, एक जगह जहां पूरे देश के जो प्रिंटेड एड में जॉब आते हैं, प्रिंट एड में, अखबारों में, वो हमने एक जगह डाल दिए. उससे ट्रैफिक आता गया, और 6 महीने बाद हमने चार्ज करना चालू किया कंपनी को. जैसे हम अखबार से फ्री ले लेंगे, अगर आपको डायरेक्टली डालना है तो हमें थोड़े पैसे दे, हम डाल देंगे. सो इस तरह धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा. जो पहले जो 10 साल थे
उसमें लगभग 6 साल कंपनी मुझे कुछ तनख्वाह दे नहीं पाई, क्योंकि कंपनी में उतनी आमदनी थी नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कोई दूसरी नौकरी करता था। मैं 4 साल पायनियर अखबार का कंसल्टिंग एडिटर रहा हूँ, जो मैं दोपहर को जाता था। मैं विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ मैनेजमेंट स्कूल पे वीकेंड्स पे। मैंने कुछ लिखा भी है। तो अर्ली डेज में बहुत काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अपने खर्चे कम रखो, आप यू मैनेज, वक्त निकल जाता है एंड धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। हाँ, पेरेंट्स का काफी सपोर्ट था। मैं अपने फादर के घर में रहता था, तो इससे खर्चे कम थे। तो ये सब करते करते आई थिंक मुझे फैमिली सपोर्ट काफी मिला। तो उसी के कारण मैं आगे आगे बढ़ता चला गया। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं श्रेया का। श्रेया, अपना क्वेश्चन पूछिए। Yes, sir. A very good afternoon to all of you. Myself, Shreya, from Ishani Sarvodaya Kanya Vidyalaya, G Block, Saket. Sir, my question to you is, what was your key driving force to become an entrepreneur? Over to you. मैं हिंदी में जवाब दूं, ईशानी? Yes, sir. ठीक है। देखिए, शुरू से मुझे ये था कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी आंसरेबल टू एनीबडी। कोई मुझे टोके ना, कोई मुझे पूछे ना। तो मुझे आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, कि मुझे अपना करना है। तो ये मैं थोड़ा सा रिबेल था, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम आई लव माई फैमिली, लेकिन मैं थोड़ा रिबेल था। ठीक है, और इसलिए मैंने हमेशा से कुछ अलग करना चाहा। एंटरप्रेन्योर में कुछ क्रिएटिविटी होती है, लेकिन मुझे में वो बहादुरता नहीं थी। आई वॉज वेरी अफ्रेड। मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मुझे भी हर महीने तनख्वाह चाहिए थी। मैंने पढ़ाई की थी, मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, तो सैलरी अच्छी थी, जॉब प्रेस्टिजियस था। तो मैं हमेशा दुविधा में था कि मैं छोड़ू ना छोड़ू। तो एक होता है लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, दूसरा है कि बस अब इस महीने नौकरी को छोड़ो। तो मैं बहुत सोचा, मैं असमंजस में था, लेकिन 6-9 महीने सोचने के बाद आई टुक द लीप। मैंने रिजाइन कर दिया, बोला देखा जाएगा। अगर बिजनेस में कामयाब ना हुआ तो क्वालिफिकेशन जो है, मुझे नौकरी दोबारा मिल जाएगी। तो ये सोच के मैंने क्विट किया। Thank you, sir. राकेश, you're on mute. सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रुचि का। रुचि, अपना क्वेश्चन पूछिए। रुचि। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I am Ruchi from Siraspur Government School. My question is, how do we deal with wrong attitude towards our job? Thank you, sir. How do we deal with? दोबारा दोहराएंगे क्वेश्चन? Wrong attitude. Wrong attitude. Towards, yes, sir. Towards our work. Yes, sir. देखिए, मेरी जो पहली नौकरी थी, वो थी सीधा कॉलेज के बाद। मैं काफ़ी लकी था, मुझे एक जॉब ऑफर मिल गई कॉलेज से ही, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, जिसका नाम था लिंटेस। वो मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। हेड ऑफिस बॉम्बे था, मेरे को दिल्ली ऑफिस में नौकरी मिल गई। उस समय केवल बीए करने के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। आजकल तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मैं बहुत लकी था, मुझे मिल गई। आई थिंक जो पहला जॉब करोगे ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जैसे ही जिस तरह बच्चे के पहले 3-4 साल में ना, उम्र में, पहले लाइफ में पहले 3-4 साल में लर्निंग सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है, मेडिकल नॉलेज यही कहता है कि अ चाइल्ड लर्न्स द मोस्ट इन द फर्स्ट 3 or 4 years। उसी तरह जब आप काम चालू करोगे, नौकरी करना चालू करोगे,
पहले 3-4 साल में आप सबसे ज्यादा सीखोगे आपका वर्क एथिक, आपकी प्रोफेशनलिज्म, जिस तरह से आप काम करते हो, जिस मेहनत लगन से काम, वो एस्टेब्लिश होगा, वो बनेगा। तो पहले Sir- 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पहले 3-4 साल में आपको ये देखना है कि मेरी लर्निंग कितनी हो रही है, ये नहीं मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है, लर्निंग कितनी हो रही है, मैं कितना सीख रहा हूं, बिकॉज वहीं से नींव बनेगी आपके करियर की। मैं किस तरह के लोगों से काम कर रहा हूं, के साथ काम कर रहा हूं, क्या वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कमिटेड है, क्या वो मेहनती है, और आपको पूरी मेहनत से काम करना होगा। और चाहे वर्क आपकी पसंद का ना हो, फिर भी मेहनत से काम करना होगा, क्योंकि किसी भी नौकरी में लगभग 80% जो काम होता है वो आपकी पसंद का नहीं होता है। अगर आप मनीष जी से पूछेंगे, वो यही जवाब देंगे, भाई 80% हमारा टाइम गोज इन फालतू बातें, बिकॉज ये मीटिंग हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, असली काम तो केवल 20% काम टाइम मिलता है, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी काम है। अब Thank you, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिया का। रिया कुमारी, अपना क्वेश्चन पूछिए। रिया, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Good afternoon, sir. Myself Priya from GSKV Shivram Park. So I wanted to ask, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मनी बहुत मेन रोल प्ले करती है। अगर हम ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम उससे ओवरकम कैसे करें? थैंक यू सर। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। वो कोट इस सर आप म्यूट पर हैं। सर आप म्यूट पर हैं। ओ आई एम सो सॉरी, मैं शुरू से बोलूं कि बीच में म्यूट हो गया था? हाँ जी। अच्छा, नहीं, मैंने बोला था कि इंग्लिश में एक कहावत है, यू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। जितना कपड़ा है उसी तरह कोट को सियो। तो अगर पैसे नहीं है या कम है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढो जो उतने पैसों में हो जाए शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। मेरे पास केवल 2000 रुपए थे, फिर मैंने बिजनेस चालू कर दिया। मेरे पास उस जमाने में कंप्यूटर बड़े महंगे होते थे। मैं एक दोस्त के पास गया, भाई मेरे को कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, आपके ऑफिस में कंप्यूटर है? तो उसने मेरे को एक डुप्लीकेट चाबी पकड़ा दी अपने ऑफिस की, बोला आप रात को 11 बजे आओ और पूरी रात काम करो और 4 बजे निकल आओ। और उस तरह से मैंने काम चालू किया। आई बोरोड ऑन बोरोड कंप्यूटर टाइम, क्योंकि मेरा कंप्यूटर आई कुड नॉट अफोर्ड 2000 रुपए में। उस समय कंप्यूटर सस्ते हो गए। इन 1989-90 कंप्यूटर की कीमत थी 1,40,000 रुपए, मेरे पास केवल थे 2000 रुपए। सेकंड, हमने कस्टमर से एडवांस लिया और बोला ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये प्राइस है, आप चेक भेज दो, आपके लिए बुक कर देंगे। और लोगों ने पैसे भेज दिए, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने, और हमने काम चालू किया वो पैसे लेकर। तीसरा, मैंने बोला मैं क्या काम कर सकता हूं अपने खुद बिना कैपिटल के कि मुझे थोड़ी आमदनी मिल जाए, और मैंने वो टीचिंग चालू की वीकेंड पे, बिजनेस स्कूल। तो आप वो अपॉर्चुनिटी चेस करिए जो शुरुआत में जो काम, जितने पैसे हैं आपके पास उतने में हो जाए। धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और इन्वेस्टर भी आ जाएंगे शायद, और आप काम चालू करोगे तभी आप सीखोगे काम कैसे होता है। तो एक और कहावत है इंग्लिश में, कई लोग अंत में लोग बोलते हैं, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। आपके सपने बड़े होने चाहिए। जब सपने बड़े होते हैं तो आपको मोटिवेशन आती है। आई एम चेजिंग अ लार्जर गोल, बिग ड्रीम, बिग कॉज। तो ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए। लेकिन जब एक्शन लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो छोटा एक्शन भी ठीक है। स्टार्ट स्मॉल। स्टार्टिंग स्मॉल से छोटा चालू करने से क्या होता है कि अगर आपका लॉस हुआ तो छोटा लॉस होगा,
अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो गलती भी छोटी होगी और करते करते आप सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। सो ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचिए लेकिन चालू छोटा करिए। ये बहुत, मैंने वही किया है और ये बहुत काम आया मेरे लिए। सपने हमेशा बड़े थे मेरे, बट काम छोटा था। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रिंस का। प्रिंस, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रिंस कुमार गुप्ता। हाँ प्रिंस, पूछिए। हाँ, वो अपने आप अभी खत्म कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। राकेश, इनका जो सवाल है लिखित में आया है, तो यू कैन रीड इट आउट। हाँ जी, ये पूछना चाह रहा है, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि बस आप मुझसे नहीं होगा, बस अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये सब बंद करके दोबारा जॉब करूंगा? एक्चुअली देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं इंग्लिश में बोलूंगा, यू आर नेवर अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर अंटिल यू क्विट। You are a failed entrepreneur until then you are simply not successful yet. मतलब कि बॉस जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो ऑप्टिमिस्ट होता है, वो हमेशा अपने में सेल्फ बिलीव रखता है और बोला मैं हार नहीं मानूंगा। अब मेरे सिचुएशन में क्या था कि मैं मल्टीनेशनल में काम करता था, मेरा करियर बढ़िया जा रहा था, और उस समय क्या था कि बड़े कम क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर थे कि साहब MBA करने के बाद कोई एंटरप्रेन्योर बनता नहीं था। कुछ लोगों ने ट्राई किया और जब उनका बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, वो वापस आ गए नौकरी में, लेकिन उनका करियर हमेशा उसके बाद टेक ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनीज थी उस समय वो एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस को अहमियत नहीं देती थी। वो तो बोले ये तो फेल्ड एंटरप्रेन्योर है, उस पर स्टिग्मा लगता था। अब बदल चुका है जमाना, राइट? बट उस समय मैंने तय कर लिया था कि मैं दोबारा नौकरी नहीं करूंगा। आई वॉज क्लियर कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो जो भी है, जितना भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो, आई विल बी डिमोरलाइज्ड, लेकिन मैं नौकरी में वापस नहीं जाऊंगा। और मैंने अपने खर्चे पर्सनल बहुत कम कर लिए थे, तो इसलिए अगर पैसे भी नहीं थे तो आई कुड सर्वाइव। तो वो नौबत आई नहीं कि साहब अब तो अगले महीने नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो, और पैसे पूंजी नहीं है और घर पे भी ज्यादा पूंजी नहीं है, तो आपको शुरू में फाइनेंशियली पर्सनल लाइफस्टाइल पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तय बनाना चाहिए कि जब बिजनेस बढ़ेगा तभी मेरे जेब में पैसे आएंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं धनराज का। धनराज, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, सर माय नेम इज धनराज सरदाना। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि सर आप अपने फादर को 800 बक्स देते थे उनके रूम में रहने के लिए। आप उनके रूम में आप अपना काम शुरू करा था। तो सर उसके बाद सर ऑन द अदर हैंड जब आपने सर शादी करनी थी तो आपके IIMM की ही आपके साथ वाली एक लड़की थी जिसके साथ आपने शादी करी थी, तो आपने सर उनको पहले ही बता दिया था कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगा। तो सर उसके बाद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि सर आपकी वाइफ को आपका घर चलाना पड़ा। तो सर आपने अपने फादर के साथ तो प्रोफेशनल बिहेव किया, लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं। दोनों साइड पर अगर देखा जाए तो दोनों ही सर फैमिली मेंबर्स थे। That is a very tricky question यार, but anyway, नहीं देखिए, I think जो मेरे फादर को मैं रेंट देता था, कि माय फादर वाज इन अ पेंशन, ठीक है। अब उनके पास उतने, आई यूज्ड टू फील ऑब्लाइज्ड एज अ सन कि मैं बेटा था, आई शुड अर्न मनी एंड सपोर्ट माय पेरेंट्स। तो इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि मैं 800 महीने आपको रेंट दूंगा। वो लेना नहीं चाहते थे मेरे से, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया। विथ माय वाइफ आई हैड अग्रीड बिफोर हैंड कि साहब मैं नौकरी छोड़ूंगा, आई डू नॉट नो व्हाट माय फाइनेंशियल
income will be for the next few years. And इसलिए I mean किचन उनकी सैलरी चलता था क्योंकि वो पहले अग्री किया था हमने। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, पूछ सकता हूँ? हेलो सर, जैसे सर मिडिल क्लास फैमिली में होता है सर, कहते हैं कि सेटल हो जाओ तब शादी करो, और सर आपने तो शादी की नींव ही रखी थी कि मैं शादी के बाद जॉब छोड़ दूंगा। तो सर आपको कभी इस बात का डर नहीं लगा कि कहीं अगर मैं आगे जाकर सफल नहीं हो पाता, इस अगर चीज को मैं लेता हूँ और आगे अगर मैं नहीं हो पाता कुछ, तो मेरे साथ एक और लाइफ जुड़ रही है, कहीं मैं उसको रिस्क में तो नहीं ले रहा? देखिए, सब लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं तो पहले बात करूंगा कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बिजनेस करिए लेकिन पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कुछ अच्छे मार्क्स लाइए ताकि कहीं कुछ दरवाजे खुल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई को इग्नोर मत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अगर बिजनेस करना है वो भी करिए। अगर आपकी फैमिली सर्कमस्टेंस ऐसी है आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते तो बिजनेस करिए, बट जितनी पढ़ाई कर सकते हैं आप करिए। अगर मैं अपने स्कूल की जो क्लास थी, अब 40 साल हो गए, मैं 1981 में स्कूल पास किया था, और मैं उन लोगों का करियर देखूं तो जिन लोगों के अच्छे नंबर आए थे, they are almost all of them are in very good places. जिन लोगों के उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बिना नंबर के आप कर नहीं सकते अच्छा। इट इज जस्ट दैट मार्क्स के साथ सक्सेस इज मोर अश्योर्ड। तो इसलिए प्लीज पढ़ाई में मेहनत करिए, ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करिए। Thank you, sir. It is important. Sanjeev, can I ask one question here for my students? Yes, Manish ji. हम लोग यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। हम खाली एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करते हैं। तो हमारा मकसद इस पूरे करिकुलम को चलाने का ये नहीं है कि ये सारे बच्चे जाके कल बिजनेस करने लगे। हमारा मकसद इस करिकुलम को चलाने का ये है कि इनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरल बने। अब यहाँ क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जहाँ आमतौर पर हमारे बच्चे जो मिलते हैं वो उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस किया और वो बिजनेस के डायनेमिक्स समझा सकते हैं, अपना कुछ साल नौकरी की तो नौकरी और बिजनेस के बीच अंतर समझा सकते हैं। आपसे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मैं समझता हूँ आ सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उस दिशा में। आप एम्प्लॉयर्स को भी डील करते हैं और आप एम्प्लॉयज को भी डील करते हैं जी। नौकरी ढूंढने वालों को, नौकरी देने वाले, naukri.com पे आपने दोनों को डील किया है। तो नौकरी करने में एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट नहीं है तो नौकरी भी करने वाला आदमी कहां तक जा सकता है या कहां फंसेगा, और अगर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है उसका तो एक एम्प्लॉयर के लिए वो कितना यूजफुल होगा और उसकी अपनी नौकरियों के लिए वो कितना यूजफुल होगा, इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो मुझे लगता है। देखिए, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है, मुद्दा रेज किया है। देखिए, कंपनीज को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के एम्प्लॉइज चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है मैं इनिशिएटिव लूंगा, आई विल मेक इट हैपन, मैं गोल हासिल कर लूंगा, आई विल डू व्हाट इट टेक्स, राइट, एंड मैं सेल्फ स्टार्टर बनूंगा, मैं खुद अपने आप मोटिवेट करूंगा, मैं थोड़ा क्रिएटिव थिंक करूंगा, मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करूंगा। मुझे अपना लक्ष्य अचीव करना है, चाहे वो मेरे अपने बिजनेस में हो, चाहे वो मेरी नौकरी में हो। रिजल्ट ओरिएंटेशन, टारगेट ओरिएंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स की और इंट्राप्रेन्योर्स की। बायस फॉर एक्शन, वो हमेशा एक्शन लेते हैं, वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मनीष जी, आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस में हो, अपना बिजनेस हो, कि आप में ये सब खूबियां, क्वालिटीज हैं, जिसे हम सम टोटल में कहेंगे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। आजकल जॉब में, सरकार के आउटसाइड प्राइवेट जॉब में कोई जॉब सिक्योरिटी है नहीं। यू विल बी प्रोग्रेसिंग एज पर योर परफॉर्मेंस,
एंड परफॉर्म करने के लिए यू नीड एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सो क्लियर। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं राकेश, एक और मेरे मन में सवाल आ रहा था क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ काम भी कर रहा था। एक हम लोग इस वाले करिकुलम में 11th और 12th के बच्चों के लिए संजीव जी एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं, खासतौर से इस पाठ्यक्रम में, कि हम बच्चों को 2000 रुपए पर बच्चा दे सकते हैं सीड मनी, अगर कोई बच्चा अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आता है इन्वेस्टमेंट का। क्लेम हमारा यह है कि भाई अगर आप कुछ भी बिजनेस करो, इससे कुछ भी आइडिया लेकर आओ, उस पर काम करो, और अकेले करो 2000 रुपए में, या 10 बच्चों को मिला लो तो 20,000 हो जाएगा, 40 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो 80,000 हो जाएगा। ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि कितना सीड मनी आपको चाहिए। अब इस सीड मनी के बेस पर हम चाहते हैं कि बच्चा अपने स्किल्स, अपना माइंडसेट और ग्रो करे, उसको उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और ग्रो करे। तो हम उसको वो पैसा देंगे और उसका प्रोजेक्ट समझ के उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसने पैसा कमाया, मान लीजिए प्रॉफिट होता है, जो हो रहा है कई बच्चों को, तो बच्चे का प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो वो गवर्नमेंट का। ये हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। इसको क्योंकि आपका ये कार्यक्रम लाइव जो आपके साथ इंटरेक्शन में जुड़े हुए हैं बच्चे तो 50-60 ही हैं, लेकिन एक्चुअली ये लाखों बच्चे देख रहे हैं हमारे, और 3 लाख बच्चे हमारे पास में 11th और 12th में हैं, जिनको हम ये पैसा दे सकते हैं या देंगे, अगर वो अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ग्रुप में लेके आए या इंडिविजुअली लेके आए। तो उनको आप कोई सलाह देना चाहेंगे, उनको कोई गाइडेंस देना चाहेंगे यहाँ पर कि उस प्रोजेक्ट के तहत जब आप अपना कोई इनिशिएटिव लें, ग्रुप बना के लें या इंडिविजुअली लें, तो कैसे करें उसको? क्या एज ए स्टूडेंट ऑफ 11th और 12th ग्रेड, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड? मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो आई थिंक यू शुड हार्नेस द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन दिल्ली, कि ये जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है कि साहब ये प्रोजेक्ट ठीक है नहीं ठीक है, इसको ऐसे ट्वीक करो, आप रियल एंटरप्रेन्योर्स को इन्वॉल्व करिए ताकि वो एडवाइस दे पाए इन बच्चों को, साहब ये प्रोजेक्ट है ना, ये ठीक नहीं, अगर ये करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो मेंटर ले आइए उनके लिए फॉर दिस 2000 रुपी एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा मैं कहूंगा कि, और ये बहुत ही, अगर आपको एक चीज लेनी है इस टॉक से, वो ये है जो मैं बोलने वाला हूं। Successful businesses are built on deep customer insights. अब मैं नहीं बोलूंगा, जो कामयाब बिजनेस होते हैं वो अपने कस्टमर को देखते हैं और कस्टमर के दिमाग में घुस जाते हैं, कस्टमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं, और उससे उनको पता चलता है कि साहब ये क्या प्रॉब्लम, कठिनाई जो इस कस्टमर को है, जिसको मैं सॉल्व करूं तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। राइट? अब मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूं, थोड़ा 5-10 मिनट लगेंगे, इफ यू डोंट माइंड सर, बट आई वांट टू टेल 3 स्टोरीज, 3 कहानियां मेरी लाइफ से, 3-4 कहानियां जी। मैंने बोला, हमारा पहला प्रोडक्ट सैलरी सर्वे था और हमने कस्टमर से एडवांस लिया, कस्टमर एडवांस दिया। अब इसका आइडिया कहां से आया मेरे को? जब मैं IIM अहमदाबाद में था अपने MBA के 2nd ईयर में, और वहां पे प्लेसमेंट सीजन होता है, कंपनी आती है नौकरी देने। तो पहले दिन पे 4 कंपनियां आई, मल्टीनेशनल की सारी, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत ही मशहूर कंपनियां हैं ये। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान लीवर और सिटी बैंक के जो रिक्रूटमेंट मैनेजर थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया कि सब ये कैंडिडेट मुझे चाहिए, मैं ऑफर दिया है, ये मेरे को ज्वाइन करेगा, और काफी चीखना हुआ और काफी झगड़ा हो गया। और मैंने ये देखा, विटनेस किया खुद। वहां से मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं सैलरी सर्वे करूं कि कंपनीज जो IIM के कैंपस पे ग्रेजुएट्स को कितना दे रही हैं पैसा, तो ये यूजफुल प्रोडक्ट होगा। कंपनीज कंपीट करती हैं टैलेंट के लिए एट IIM कैंपसेस। तो पहला प्रोडक्ट हमारा वो था, और मैं कॉन्फिडेंट था कि ये बिकेगा, क्योंकि मैंने वो कस्टमर इंसाइट मैंने पा ली थी, जो मैंने झगड़ा देखा बिटवीन सिटी बैंक एंड हिंदुस्तान लीवर। तो मैं ये भी कॉन्फिडेंट था कि कंपनीज एडवांस में पैसा देंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं था मार्केट में, उनको चाहिए होगा, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम था। दूसरा, Naukri.com आइडिया कहां से आया मुझे? जब मैं अपने लास्ट जॉब में था, एक और मल्टीनेशनल कंपनी थी HMM,
मैं हॉर्लिक्स पे काम करता था। हॉर्लिक्स जो है ना ब्रांड जो है हॉर्लिक्स, उस पे मैं मार्केटिंग करता था। हम सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स एक खुले हॉल में बैठते थे, ओपन हॉल था, तो मैं देख सकता था सबको कि वो क्या कर रहे हैं। और जब भी बिजनेस इंडिया की कॉपी आती थी, ऑफिस कॉपी, बिजनेस इंडिया एक फोर्टनाइटली मैगजीन है, हर 2 हफ्ते पब्लिश होती है, जो बिजनेस के विषय में कंटेंट होता है उनका। वो हमेशा मैं देखता था कि हर एक व्यक्ति उसको पीछे से पढ़ता था मैगजीन को, क्योंकि उस मैगजीन के पीछे लगभग 30 या 40 पेज के इश्तिहार थे जॉब्स के, नौकरियों के बारे में। और वो आर्टिकल नहीं पढ़ते थे, वो केवल इश्तिहार पढ़ते थे जॉब्स के, और फिर मैगजीन आगे देते थे। उससे मेरे को इंसाइट मिली, मेरे को पता लगा कि जॉब्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हाई इंटरेस्ट है, लोगों को बहुत रुचि है जॉब्स के बारे में। तो जब मैंने इंटरनेट देखा पहली बार 7 साल बाद, 6 साल बाद, मेरे को आइडिया आया कि देश भर के अखबार ले आओ, जॉब के जो इश्तिहार है उनसे इंफॉर्मेशन लेकर वेबसाइट पे डालो और ट्रैफिक आएगा बिना एडवर्टाइज किए। और वही हुआ, मुझ में वो इनसाइट थी, कस्टमर इनसाइट। हमने जोमैटो में इन्वेस्ट किया, तो जोमैटो में हमारी शेयर होल्डिंग है। और जब मैं दीपिंदर गोयल, जो कि जोमैटो के फाउंडर हैं, जिनने जोमैटो को स्थापित किया, मैं उनसे पहली बार मिला। मैंने बोला, दीपिंदर, ये आइडिया कहां से आया? और उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई। और वो आईआईटी दिल्ली में से ग्रेजुएट हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद वो एक कंपनी है बेन कंसल्टिंग, जो गुड़गांव में दफ्तर था, मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रेस्टिजियस है कंपनी, वो वहां काम करते थे। तो बेन कंसल्टिंग में 50-60 लोग काम करते थे गुड़गांव ऑफिस में। ज्यादातर लड़के थे, ज्यादातर सिंगल थे, उनकी शादीशुदा नहीं थे। वो घर से खाना नहीं लाते थे, और जो ऑफिस में था कि आप 12-14 घंटे काम करना पड़ता था, तो आप लंच और डिनर इनवेरिएबली आप ऑफिस में खाते थे। ऑफिस में कैफेटेरिया था, लेकिन कैफेटेरिया खाना सर्व नहीं करता था, आपको खुद अपना खाना लाके वहां खा सकते थे आप। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो रेस्टोरेंट वहां पे डिलीवर करते थे, उनमें मेन्यू कार्ड 80 मेन्यू कार्ड ले आए वो, और 2 फाइल में रख दिया कि साहब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या रेस्टोरेंट क्या क्या यहाँ पे डिलीवर करता है, और आप फोन कर दिए, खुद ऑर्डर कर लीजिए, और जब खाना आ जाए यहाँ पे आके खा लीजिए। सो दीपेंद्र ने मुझे बोला कि साहब 1 बजे लंच टाइम पे बड़ी लाइन लग जाती थी ये फाइल एक्सेस करने के लिए कि भाई मेन्यू कार्ड दिखाओ। बहुत आई यूज्ड टू गेट इम्पेशेंट। तो मैं एक सैटरडे आया ऑफिस, और मैंने सारे मेन्यू कार्ड स्कैन कर दिए, और मैंने अपने होम पेज पे लगा दिए। इन दी ऑफिस में इंट्रानेट होता है कि जो पूरे ऑफिस एक्सेस कर सकता है, जैसे इंटरनेट है बाहर के लिए, इंट्रानेट है विद इन ऑफिस के अंदर। तो 2 दिन बाद जो कंप्यूटर वाला आदमी था, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आदमी था, ऑफिस पे आईटी देखता था, वो मेरे पास आया, ऐसे बॉस व्हाट आपने क्या किया है? 95% इंटरनल ट्रैफिक आपके खुद के पेज पे जा रही है। जब मुझे ये पता चला, मुझे इनसाइट मिल गई, मुझे समझ आ गया कि अगर मैं सारे मेन्यू कार्ड एक जगह डाल दूं पूरी दिल्ली के रेस्टोरेंट के, तो ट्रैफिक जरूर आएगी। उसके बाद देखें कैसे। तो उसने जोमैटो इस इनसाइट से चालू की थी कि अगर सारे मेन्यू कार्ड एक जगह हो जाए तो लोग आएंगे। तो जब आप चाहे 2000 से चालू कर रहे हो या 2 करोड़ से चालू कर रहे हो, आप तब कामयाब होंगे जब आपके पास कुछ कस्टमर के दिमाग में क्या है, अनसॉल्व प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का बिहेवियर स्टडी करोगे। तब अगर मैं ये करूंगा तो ये लोग जरूर आएंगे और खरीदेंगे माल मेरा। बहुत बढ़िया। तो सक्सेसफुल बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन डीप कस्टमर इनसाइट्स। कामयाब बिजनेस कस्टमर से चालू होता है। कस्टमर का क्या कठिनाई है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो, कस्टमर आपको पैसे देगा, आपका बिजनेस कामयाब होगा। तो लॉन्ग आंसर सर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, but no, very useful, very useful. Thank you very much. Rakesh, you can go ahead with the students now. Thank you sir, thank you so much sir.
So thank you so much, sir, for answering questions of our students and satisfying their curiosity. So sir, बस एक छोटा सा हमने इसमें एक स्पेशल एलिमेंट डाला है, रैपिड फायर, जिसमें अच्छा मैं देख रहा हूँ मैसेज बॉक्स में जी 89 न्यू मैसेजेस, आई थिंक काफी सारे सवालों का जवाब नहीं हुआ है जी। चैट विंडो में और आए होंगे पता नहीं जी। तो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफलाइन, जब भी आप अगर सारे सवाल कोलेट कर दें। हाँ जी सर, कंपाइल करके सर वी विल मेल यू। हाँ, आपको मेल सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ ठीक है मेल कर देंगे सर आप। मैं ईमेल लेकिन इंग्लिश में लिखूंगा, मुझे हिंदी कीबोर्ड है नहीं। यस सर, वो कर लेंगे जी। थैंक यू सर। सो सर, रैपिड फायर में बस छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको देना है। रिक्वेस्ट है सर जी। थैंक यू। तो सर शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। सर आपको क्या लगता है एक ऐसी चीज जो आज के छात्रों को स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, एक ऐसी बात जो जरूर पढ़ानी चाहिए? कमर्शियल कॉमन सेंस। आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पढ़ा रहे हैं, अब थोड़े एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी पढ़ा दीजिए। सर ऐसा है कि आई डू नॉट नो क्या पढ़ाया जाता है आजकल स्कूल में, लेकिन जब मैं क्लास 4 और 5 में था उस समय मॉडर्न मैथमेटिक्स आई नहीं थी। हमारे जो मैथ्स में अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होते थे, भाई इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, इतना ब्रेक इवन, यू नो, एंड उससे ट्रेनिंग मिली मुझे कि ब्रेक इवन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जो बच्चे जो हैं आपके, जिनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं, वो तो डाइनिंग टेबल सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनके बच्चे नहीं सीखते आसानी से। तो शायद आप पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये जरूर पढ़ाइए। थैंक यू। कमर्शियल, आई कॉल इट कमर्शियल कॉमन सेंस। कमर्शियल कॉमन सेंस, राइट सर। सर 3 ऐसे करियर जो आपको लगता है कि आने वाले 15 साल में जिनकी बहुत डिमांड होने वाली है? आई थिंक सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल एक तो ट्रेंड है सोशल मीडिया, दूसरा है गिग वर्कर कि साहब आप किसी के एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, आप खुद काम कर रहे हो, राइट। अब वर्क फ्रॉम होम आ गया है विद कोविड। अब देखिए कोविड खत्म जब होगा फिर भी वर्क फ्रॉम होम चलेगा, लोग ऑफिस जाएंगे बट कई लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये जो 2 ट्रेंड है, इनके अराउंड बड़ी सारी नौकरियां क्रिएट होंगी। जी सर। एन एंटरप्रेन्योर यू एडमायर? देखिए कई सारे हैं, आई थिंक एक सर नहीं, देखिए मोटामोटी से मेरा एक कोई रोल मॉडल है नहीं, लेकिन मैं 100 लोगों से सीखा हूँ, 1000 लोगों से सीखा हूँ, सारे एंटरप्रेन्योर नहीं है। लेकिन देखिए दी एंटरप्रेन्योर यू एडमायर वो है जो इनकी रेपुटेशन ईमानदारी पे बनी है, चाहे वो श्री नारायण मूर्ति हो, चाहे वो JRD टाटा ना हो, जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो वो थे। तो दी एंटरप्रेन्योर्स आई एडमायर आर पीपल हु डिड बिजनेस ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम किया उन्होंने। सर अगर एक फिल्म बनानी हो आपके ऊपर तो उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? ओह आई डोंट नो भाई। देखिए मैं एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, ओके, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योर बना मैं, बट मेरा कोई बड़ा आइडिया नहीं था, मेरे ना ही मेरे दिमाग में था कि बड़ी कंपनी बनाऊंगा। मैं छोटा एंटरप्रेन्योर में बहुत खुश था, वो बड़ी कंपनी बन गई, मेरा वो इरादा नहीं था। But you have big dreams, sir. Dreams always big, but my actions are small always, day-to-day actions. सर ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास आपकी कंपनी नौकरी का शेयर हो उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्या राय है? देखिए शेयर प्राइस ऊपर जाते नीचे जाते हैं, और तो आप जो भी है, अब बच्चे जो हैं यहाँ पे, आपको मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा कोई रास्ता है नहीं। पहले 10 साल में आई फेस्ड लॉट ऑफ हार्डशिप, 6 साल में मुझे तनख्वाह नहीं मिली, राइट, तब जाके कामयाब। सो कुछ भी ग्रेड करने में साल लग जाते हैं। सो अंग्रेजी में कहते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग हॉल, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। लास्ट बुक यू रेड एंड यू लव? एक किताब है
इंग्लिश की किताब है, इट इज कॉल्ड गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट। हाउ डू गुड कंपनीज बिकम ग्रेट कंपनीज। जो आपकी कंपनी जो आपने चालू की है वो गुड है, उसको ग्रेट कैसे बनाया जाए, right? तो उससे मैं काफी प्रेरित हुआ हूं। राकेश, हम क्वेश्चंस यूट्यूब से भी ले सकते हैं? हाँ जी मैम, बस बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो मैं अंकिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां से कुछ क्वेश्चन लें। ओवर टू अंकिता मैम। थैंक यू राकेश सर। हेलो संजीव जी। यूट्यूब पे अंजलि पूछ रही है कि आपने सर मार्क्स के इम्पोर्टेंस की बात की, इसके अलावा इंग्लिश बोल पाना सक्सेसफुल होने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? इंग्लिश बोर्ड, इंग्लिश बोल पाना, स्पोकन इंग्लिश कितना बोल पाना। नो, देखिए ऐसा है कि इट इज इम्पोर्टेंट, बट जितनी इम्पोर्टेंस 30-40 साल पहले थी उससे कम है। जो क्लब जो था ना वो थोड़ा टूट रहा है, बिकॉज लोगों को समझ आ रहा है कि साहब इट्स ओके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इंग्लिश जरूर बोलिए, सीखिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ तरह से खुलते हैं, सोशली आप अपवर्डली मोबाइल हो जाओगे। बट अगर इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है, इंप्रूव जरूर करिए, बट डोंट फील हैंडीकैप्ड, डोंट फील डिसएडवांटेज। one of India's most valuable companies is Reliance Industries. मैं उसमें था तो नहीं, बट मैं यकीन से कह सकता हूं कि शायद धीरूभाई अंबानी की इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं थी शुरू में। इट्स ओके, इंग्लिश सीखिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, बट डू नॉट इन योर हेड हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना है कि मेरे को इंग्लिश ठीक नहीं है तो इससे मेरे को अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगे। आपको मेहनत करनी है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल होने के लिए डे टू डे बेसिस पे हम कौन सी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, ये राजेश पूछ रहे हैं। आई थिंक मैंने पहले इस टॉक में बोल चुका हूँ, बायस फॉर एक्शन। केवल सोचिए मत और बोलिए मत, कुछ एक्शन लीजिए। तो अगर आपके पास थोड़ा एक्शन ओरिएंटेशन है कि मैं एक्चुअली कुछ करूंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं सोचूंगा नहीं, और वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, बायस फॉर एक्शन। आप, मैं एक बात बताऊं, आप हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखिए जिसने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जिसने कंपनी की स्थापना की हो, he will have a high bias for action. जो सक्सेसफुल हो नौकरी में भी, he will have a high bias for action. Bias for action एक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है, जार्गन है। इट मीन्स कि साहब ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, औरत है, वो सिर्फ बैठता नहीं है, वो एक्चुअली कुछ एक्शन लेता है। और जो लोग एक्शन लेते हैं वही अचीव करते हैं। कई लोग पूछते हैं मुझसे, साहब व्हाट इज द फिलॉसफी इन लाइफ। अब फिलॉसफी बहुत बड़ा वर्ड है, मेरे पास कोई फिलॉसफी नहीं है। फिर लोग नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो मैं कहता हूं, आई बिलीव इन द ट्रिनिटी ऑफ एक्शन, अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीम। अगर आप एक्शन लेंगे तो कुछ अचीव करेंगे, अगर आप कुछ अचीव करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा कि आपकी अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप वो हुआ, सेल्फ एस्टीम बढ़ी आपकी, तो आप दोबारा वो एक्शन लेंगे। तो ये एक वर्चुअस सर्कल बन जाता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आई डू नॉट नो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तो अगर आप ट्रांसलेट कर लें, राकेश जी आप ट्रांसलेट कर लें, एक्शन, अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीम, ये एक वर्चुअल साइकिल। आप अगर आप घुस जाए इसमें तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। थैंक यू सर। I don't think we have more time for YouTube questions. Yeah. So Rakesh sir, आप we'll compile all the questions and send to sir. ठीक है। अब मैं स्टूडेंट है सिद्धि, उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन की समरी अपने शब्दों में बताए कि आज हमने क्या सीखा। Good afternoon, sir. My name is Siddhi Goyal and I am student of 10th grade, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय कल्याणवास। हैप्पीनेस करिकुलम को आज 3 साल पूरे होने पर हम मनीष सर और सारे टीचर्स को बधाई एंड थैंक यू बोलना चाहते हैं। आज का सेशन हमने श्री मनीष सिसोदिया सर से शुरू किया,
सर ने हमें इस सेशन का मकसद बताया कि हमें आगे कैसे रिस्क लेकर काम करें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहे। इसके बाद हमने आज के एंटरप्रेन्योर मिस्टर संजीव बिकचंदानी जी सर की जर्नी से जुड़ी एक वीडियो को देखा। सर ने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर और सिर्फ 2000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज सर ने इन्फो एज, Naukri.com और जीवन साथी जैसे कंपनीज को खड़ा करके दिखाया है। सर की जर्नी से मैंने सीखा कि जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हों तभी कुछ कर पाएं। इरादे पक्के हों तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। उसके बाद रैपिड फायर राउंड में हमने सर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानी, जैसे सर आने वाली करियर के बारे में बताया, सर ने सर के एडमायर के बारे में बताया, सर ने अपनी कंपनीज के बारे में बताया और हमेशा मेहनत करने के लिए कहा। आपकी बातों से हमने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। धन्यवाद सर आपका इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। सिद्धि, मैं एक चीज बोलूं? यस सर। मैं एक डिसएग्रीमेंट है मेरी जो आपकी समरी से, शायद मैंने गलत मैसेज दिया है। भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है, पूरी मेहनत करिए, लेकिन अगर नहीं आए तो इतना निराश मत होइए कि आप लाइफ में फेलियर है। मेहनत से काम पे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप स्कूल में है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी करिए एज बेस्ट एज पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मैं नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा मैम फीडबैक फॉर्म हमारे बच्चों के साथ शेयर कर दें। और अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमारी एक स्माइली मोमेंट होती है जिसमें हम कैप्चर करते हैं इसको, तो सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर दें और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पर लाएं। अंकिता मैम, कैन यू टेक दैट स्क्रीनशॉट? Okay, 1, 2, 3, smile. I will need just one more minute. 2-3 galleries हैं, एक और बार. Please keep smiling. And last. Yes, done. Thank you. Thank you, Sanjeev sir. Thank you so much. Very much, Bye sir. bye everyone. Best of luck. Good luck. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you sir. Thank you, Manish sir.